कागज पर रेरा एक कानून है, एक अधिनियम है, एक वादा है। लेकिन जैसे ही आप कानून की किताब से बाहर निकलकर वास्तविक जीवन में कदम रखते हैं, आपको एक महत्वपूर्ण बात का एहसास होता है। रेरा पूरे भारत में एक समान स्वर में बात नहीं करता, ये क्षेत्रीय लहजे में बात करता है। और यदि आप इसे नहीं समझते हैं तो आप लचीलेपन की स्थिति में भी संरक्षण की उम्मीद कर सकते हैं, या जहां विवेकाधिकार हावी है वहां एक रूपता की अपेक्षा कर सकते हैं। मैंने देखा है कि खरीदार आत्मविश्वास से प्रावधानों का हवाला देते हैं, लेकिन जब परिणाम ऑनलाइन पढ़ी गई जानकारी से भिन्न होते हैं तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे जोर देकर कहते हैं, लेकिन रेरा तो ये कहता है, और वे आंशिक रूप से सही भी थे। वे ये भूल गए थे कि यद्यपि अधिनियम केंद्रीय है, इसका कार्यान्वयन राज्यों के हाथ में है। प्रक्रियाएं, व्याख्याएं, समय सीमाएं और यहां तक कि खरीदारों के लिए उपलब्ध उपाय भी परियोजना के स्थान के आधार पर बहुत भिन्न हो सकते हैं। ये कोई खामी नहीं है, ये एक डिजाइन संबंधी निर्णय है। भारत में रियल एस्टेट का कारोबार पूरी तरह से स्थानीय है। भूमि कानून अलग अलग हैं, मंजूरी प्रक्रियाएं अलग हैं, प्रशासनिक संस्कृति अलग है। रेरा को इस वास्तविकता के अनुरूप ढलना पड़ा। खरीदार जो गलती करते हैं वो ये मान लेना है कि एक राज्य में आया फैसला दूसरे राज्य में भी वैसा ही परिणाम देगा। महाराष्ट्र रेरा को लागू करने वाले शुरुआती और सबसे सक्रिय राज्यों में से एक था। वहां के प्राधिकरण ने सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और अपेक्षाकृत अनुमानित परिणामों के लिए ख्याति अर्जित की। महाराष्ट्र में खरीदारों को अक्सर समय सीमा में स्पष्टता मिलती है, खासकर विलंब, ब्याज और धन वापसी आदेशों के मामले में। लेकिन यह स्पष्टता प्रक्रियात्मक अनुशासन के साथ आती है। दस्तावेजीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। छूटी हुई फाइलिंग या लापरवाही से की गई शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। महाराष्ट्र तैयारी को महत्व देता है। वो खरीदारों से सटीक, धैर्यवान और दृढ़ रहने की अपेक्षा करता है। दूसरी ओर कर्नाटक का मिजाज बिल्कुल अलग है। वहां खरीदारों को अक्सर अधिक व्याख्यात्मक दृष्टिकोण का सामना करना पड़ता है। अधिकारी तथ्यों की बारीकी से जांच करते हैं और कभी-कभी बिल्डरों को देरी के कारणों को समझाने का अधिक अवसर देते हैं, खासकर जब परियोजनाओं में आंशिक प्रगति दिखाई देती है। रिफंड तो दिए जाते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण अक्सर पेचीदा होता है। कर्नाटक खरीदारों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। कहानी कहने का तरीका मायने रखता है। आप अपना पक्ष कैसे रखते हैं, आपकी समय सीमा, आपका पत्राचार, आपका व्यवहार परिणामों को उतना ही प्रभावित कर सकता है जितना कि स्वयं देरी। तमिलनाडु एक अलग ही पहलू पेश करता है। ऐतिहासिक रूप से नियामक प्रवर्तन में सतर्क रहने वाले तमिलनाडु में रेरा की यात्रा पुरानी प्रथाओं और धीरे धीरे बढ़ती जांच पड़ताल से प्रभावित रही है। यहाँ के खरीदारों को कभी कभी प्रक्रिया धीमी लगती है, लेकिन निर्णय अक्सर स्वीकृत योजनाओं और अनुमोदित नियमों के अनुपालन पर ही केंद्रित होते हैं। अनियमितताओं का भी महत्व है, कागजी कार्रवाई का भी महत्व है। जो खरीदार ये मान लेते हैं कि अनौपचारिक प्रथाओं को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, वे अक्सर निराश होते हैं। तमिलनाडु चुपचाप इस विचार को पुष्ट करता है कि न्याय से पहले वैधता का महत्व है। तेलंगाना कुछ मामलों में अपनी प्रक्रियात्मक गति के ओर जाना जाता है। वहां खरीदारों को अपेक्षाकृत त्वरित सुनवाई का अनुभव हुआ है, खासकर उन मामलों में जहां दस्तावेज स्पष्ट हैं और समय सीमा का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। प्राधिकरण दक्षता और समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन गति का अर्थ नरमी नहीं है। बिल्डरों से हर गड़बड़ी का औचित्य सिद्ध करने की अपेक्षा की जाती है। तैयारी के साथ आने वाले खरीदारों को लाभ मिलता है, लापरवाही से आने वालों को तुरंत सुधारा जाता है। इन सभी राज्यों को जोड़ने वाली कड़ी एकरूपता नहीं, बल्कि उद्देश्य है। हितों में संतुलन बनाए रखने का उद्देश्य। तरीके अलग अलग हैं और एक खरीदार के रूप में आपके लिए यह अंतर मायने रखता है। मेरी नज़र में सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये है कि खरीदार बिना बदलाव किए दूसरे राज्यों की रणनीतियों को हूबहू अपना लेते हैं। महाराष्ट्र में कारगर साबित हुई रिफंड रणनीति कर्नाटक में आसानी से लागू नहीं हो सकती। तेलंगाना में स्वीकार्य तर्क के लिए तमिलनाडु में शायद ही कभी अधिक ठोस दस्तावेजों की आवश्यकता हो। ऑनलाइन मंचों पर इस बारे में शायद ही कभी चर्चा होती है। सलाह बिना संदर्भ के व्यापक रूप से साझा की जाती है। खरीदार आंख बंद करके उसका पालन करते हैं और परिणाम अलग होने पर भ्रमित हो जाते हैं। राज्यवार अंतरों को समझना नियमों को रटने के बारे में नहीं है, ये अपेक्षाओं को समायोजित करने के क्रियान्वयन का मामला भी महत्वपूर्ण है।
आपके पक्ष में आया आदेश अंत नहीं है। अनुपालन अलग अलग होता है। कुछ प्राधिकरण क्रियान्वयन की सक्रिय रूप से निगरानी करते हैं, अन्य खरीदारों से इसे आगे बढ़ाने की अपेक्षा करते हैं। ये जानना कि आपका राज्य प्रवर्तन के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाता है, निर्णय के बाद आपकी योजना को प्रभावित करता है। इस अध्याय में आपसे जो करने को कहा गया है वो सरल लेकिन आवश्यक है। रेरा को एक इकाई के रूप में देखना बंद करें। इसे क्षेत्रीय विशेषताओं वाली प्रणाली के रूप में देखना शुरू करें। जानें कि आपका राज्य कैसे काम करता है। विभिन्न पहलुओं पर गौर करें। स्थानीय आदेशों को पढ़ें। समझें कि आपका प्राधिकरण किन चीज़ों को प्राथमिकता देता है। मैंने देखा है कि जैसे ही खरीदार इस बात को समझते हैं, उनका आत्मविश्वास फिर से लौट आता है। जब अपेक्षाएं वास्तविकता से मेल खाती हैं तो भ्रम दूर हो जाता है, रणनीति और भी सटीक हो जाती है, हताशा कम हो जाती है। वे खुद को बदकिस्मत महसूस करना बंद कर देते हैं और जानकार महसूस करने लगते हैं। रेरा आपको अधिकार देता है। आपका राज्य यह निर्धारित करता है कि उन अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए। इस अंतर को नज़रअंदाज करना कानून को जानने के बावजूद अदालती कार्यवाही न समझने जैसा है। आप सही हो सकते हैं, लेकिन सही होना ही काफ़ी नहीं है। आपको प्रभावी भी होना होगा। और अचल संपत्ति संबंधी विवादों में प्रभावशीलता इस बात को समझने से शुरू होती है कि आपकी स्थिति क्या है, न केवल कानूनी रूप से बल्कि भौगोलिक रूप से भी।